नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में बड़ा हादसा हुआ है। यहां करीब 150 साल पुरानी जेल की दीवारें भरभरा कर गिर चुकी हैं। हादसे में 21 कैदी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जानकारी के अनुसार हादसे में बैरक नंबर 7 पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। हादसे के समय बैरक में 64 कैदी मौजूद थे। हादसे के समय जेल में 255 कैदी। हादसे की जानकारी मिलते ही कलेक्टर समेत सभी अधिकारी मौके पर पहुंचे। हादसे की वजह के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। वहीं 2 कैदियों को इलाज के लिए ग्वालियर रेफर कर दिया गया है। मामले में पीडब्ल्यूडी विभाग की लापरवाही भी सामने आ चुकी है। अधिकारियों ने बताया है कि हादसा लगभग सुबह 5:10 पर हुआ है। सिपाही ने देखा था कि बैरक नंबर 7 का प्लास्टर गिरा है। सिपाही ने घटना की जानकारी तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों को दी। बाकी सिपाहियों को भी इकट्ठा किया गया। जैसे ही सिपाहियों ने बैरक खोलने की कोशिश की, पूरा बैरक भरभरा कर गिर चुका। इसके बाद बैरक नंबर 2 की दीवारें भी गिर गई। हादसे में करीब 21 कैदी दीवारों के नीचे दब गए। इसके बाद सिपाहियों ने बाकी कैदियों को बैरक नंबर 8 में शिफ्ट किया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के सागर जिले में डॉक्टर हरि सिंह गौर और इसके साथ साथ आपको बताते चले कि वहां पर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के एंथ्रोपोलॉजी विभाग ने शुक्रवार को एक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार से अंतिम पलों में अपना नाम वापस ले लिया है। जानकारी के अनुसार विश्वविद्यालय ने छात्र संगठन एबीवीपी के विरोध में अपने कदम पीछे किए हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने वेबिनार में दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अपूर्वानंद और वैज्ञानिक गौहर रजा के शामिल होने पर आपत्ति जताई थी। एबीवीपी ने इस मामले को लेकर एसपी सिटी सागर को ज्ञापन दिया, जिसमें दोनों वक्ताओं को देशद्रोही बताया गया। इसके बाद शुरू हुए हंगामे को देखते हुए यूनिवर्सिटी ने इस वेबिनार से अपना नाम वापस ले लिया। छात्र संगठन की शिकायत के बाद 29 जुलाई को एसपी सागर अतुल सिंह ने विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर जेडी अही के वेबिनार की कानून व्यवस्था बिगड़ने को लेकर आगाह किया था। इस चिट्ठी में साफ किया गया था कि अगर वेबिनार के कारण कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा होती है तो ऑर्गेनाइजर के खिलाफ आईपीसी की धारा 505 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आज मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। आज आपको बताते चले राजस्थान के लिए रेड अलर्ट जारी करते हुए यहां के कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश होने की आशंका जताई गई है। साथ ही आईएमडी ने दिल्ली में आज के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए यहां कई हिस्सों में हल्की बारिश की बात कही है। इसके साथ ही कल के लिए दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। आईएमडी ने कहा है कि मानसून अब एक्टिव फेज में दाखिल हो चुका है। इसका सबसे ज्यादा असर सेंट्रल इंडिया के कई इलाकों और इससे जुड़े उत्तर पश्चिम भारत के हिस्सों में देखने को मिल सकता है। आईएमडी के अनुसार पूर्वी राजस्थान और उत्तरी मध्य प्रदेश में 4 अगस्त तक भारी बारिश की आशंका है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा के भी अधिकांश हिस्सों में भी 4 अगस्त तक तेज बारिश की संभावना जताई गई। उत्तर प्रदेश में भी अगले 4 दिनों तक रुक रुक कर बारिश हो सकती है। वहीं जम्मू कश्मीर और पंजाब में अगले 4 दिनों तक मध्यम बारिश की संभावना। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बताते चले भाजपा लगातार कांग्रेस सरकार पर यह आरोप लगाती रहती है कि सरकार बनने से पहले कांग्रेस ने हाथ में गंगा जल लेकर शराबबंदी की कसम खाई थी, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा है कि भाजपा झूठ बोल रही है। गंगा जल लेकर शराबबंदी के लिए नहीं बल्कि 2500 रुपए धान के समर्थन मूल्य को लेकर कांग्रेस ने कसम खाई थी। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन शराबबंदी को लेकर 1 जनवरी 2022 को लेकर अशासकीय संकल्प लाया गया था, जिस पर जमकर हंगामा भी हुआ था। शराबबंदी को लेकर मचे बवाल पर राज्य सरकार की ओर से मंत्री मोहम्मद अकबर ने जवाब दिया और साथ ही समितियों के बनाए जाने का भी जिक्र किया है। आपको बताते चले मोहम्मद अकबर ने कहा कि शराबबंदी को लेकर राजनीतिक समिति की बैठक हुई है। इसके अलावा प्रशासनिक समिति की भी बैठक हुई। राजनीतिक समिति में भाजपा और इसके साथ साथ जोगी कांग्रेस और बीएसपी से नाम मांगाए गए थे, लेकिन अभी तक उनके नाम नहीं आए हैं। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही 3 समितियां गठित की गई हैं, जिनमें अलग अलग समाज के लोग शामिल हैं।
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक युवती लावारिस हालत में सड़क किनारे बेहोश पड़ी मिली है। स्थानीय लोगों के मुताबिक युवती को सड़क किनारे फेंक कर कार सवार तेज रफ्तार से वहां से फरार हो चुका है। यहां मॉर्निंग वॉक पर आए लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने बेहोश पड़ी युवती को हॉस्पिटल पहुंचाया है। होश में आने पर युवती ने बताया कि वो मुंबई की रहने वाली है, यहाँ किसी दोस्त से मिलने आई थी, लेकिन कुछ युवक अपने साथ लेकर गए थे। फिर क्या हुआ युवती को कुछ भी याद नहीं। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक ओडला थाने की पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिला है जिसमें 2 युवक लड़की को सरोरा के पास सड़क किनारे बेसुध हालत में छोड़कर फरार हो गए। पुलिस अब लड़की को छोड़कर भागने वालों की तलाश कर रही है। पुलिस को उसके शरीर पर किसी तरह के चोट या मारपीट के निशान नहीं मिले हैं। आपको बताते चलें, पुलिस आसपास इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच पड़ताल भी कर रही है। लड़की की उम्र लगभग 18 से 19 साल बताई जा रही है। अभी तक पुलिस लड़की के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं पता कर पाई है। हालांकि लड़की अभी अंबेडकर हॉस्पिटल में एडमिट है और फिलहाल पुलिस और डॉक्टरों की निगरानी में है। तो छत्तीसगढ़ में गुपचुप तरीके से चल रहे मतांतरण का मामला शुक्रवार को लोकसभा में गूंजा है। बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद आपको बताते चले अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में योजनाबद्ध तरीके से मतांतरण का खेल चल रहा है। केंद्र सरकार को इस दिशा में ठोस कदम उठाते हुए आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए। लोकसभा की कार्रवाई के दौरान सांसद साव ने नियम 377 के तहत छत्तीसगढ़ में हो रहे मतांतरण का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के बस्तर और सरगुजा संभाग में अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों की बहुतायत है। मिशनरी से जुड़े प्रचारक पढ़ाई, दवाई और प्रार्थना तथा प्रलोभन के माध्यम से मतांतरित करने का योजनाबद्ध अभियान चला रहे हैं। सांसद साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में तेजी के साथ लोग मतांतरित हो रहे हैं। इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति के अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग से जुड़े लोगों की संख्या बेहद अधिक। उन्होंने अंदेशा जताते हुए कहा है कि जिस तेजी के साथ मतांतरण हो रहा है उससे राष्ट्रांतरण का खतरा भी आने वाले दिनों में पैदा हो सकता है। उन्होंने मतांतरण से जुड़ी गतिविधियों पर रोक लगाते हुए उनमें संलिप्त लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई पर बल दिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 12वीं बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए पूरक और अवसर परीक्षा लेने के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। पूरक और अवसर परीक्षा के लिए 2 से 20 अगस्त और इसके साथ साथ 2021 तक आवेदन पत्र भरे जा सकेंगे। इसके बाद विलंब शुल्क के साथ 21 से 28 अगस्त 2021 तक पूरक और अवसर परीक्षा 2021 के आवेदन पत्र भरे जा सकते हैं। 12वीं पूरक अवसर परीक्षा सितंबर के द्वितीय सप्ताह से प्रारंभ होगी। जो छात्र हायर सेकेंडरी पूरक तथा अवसर परीक्षा 2021 में संलिप्त होना चाहते हैं वे अपनी शाला के माध्यम से आवेदन पत्र जमा करा सकते हैं। गौरतलब है कि मंडल ने 25 जुलाई को 12वीं बोर्ड का परिणाम जारी किया था। इस परीक्षा में पंजीकृत 2,79,023 परीक्षार्थियों में से 2,86,850 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। इनमें से 2,402 छात्रों के परिणाम अपात्र होने के कारण निरस्त कर दिए गए थे और 341 छात्रों के परिणाम बाद में घोषित किए गए। तो वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में कोरोना की संक्रमण दर 0.4% तक घट चुकी है। बीते दिन संक्रमण के केवल 164 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन पहले प्रदेश में केवल 128 मरीज ही मिले थे। प्रदेश में अभी 2,226 सक्रिय मरीज हैं। इनमें सबसे अधिक मरीज बस्तर, जांजगीर चांपा और रायपुर जिलों में हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश भर में 36,208 कोरोना जांच हुई है। इस दौरान 164 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। सबसे अधिक 18 मरीज जांजगीर चांपा जिले में। खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में सावन की झड़ी 4 दिनों में 6.4 डिग्री पारा गिर चुका है। बीते 4 दिनों से राजधानी रायपुर सहित प्रदेश भर में रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश ने मौसम ठंडा कर दिया है। 4 दिनों में राजधानी रायपुर का अधिकतम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान
1.2 डिग्री सेल्सियस किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि शनिवार को भी प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश के आसार हुए हैं। साथ ही प्रदेश भर में बारिश होगी। तापमान में हालांकि कोई विशेष बदलाव नहीं होगा। शनिवार सुबह से ही राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में बादल छाए रहे। साथ ही रुक रुक कर बारिश होती रही। बताया जा रहा है कि 4 दिनों से हो रही बारिश के चलते गंगरेल बांध में बारिश के मौसम में पहली बार 1200 क्यूसेक प्रति सेकंड पानी की आवक हो रही है। अभी बारिश को देखते हुए आने वाले दिनों में इसके और बढ़ने की उम्मीद है। 26 जुलाई 2021 को रायपुर का अधिकतम 31.9 डिग्री तापमान रहा था। आइए अब आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं प्रधानमंत्री के संबोधन से, जहां पर वो ट्रेनी आईपीएस अफसरों को संबोधित कर रहे हैं। तस्वीरें देखिए आप। आपके साथ वार्तालाप शुरू करें। जय हिंद श्रीमान, मेरा नाम रोहन जगदीश है। मैं भारतीय पुलिस सेवा 2019 बैच का प्रशिक्षु अधिकारी हूँ। मुझे कर्नाटक कैडर आवंटित हुआ है। मैं बैंगलोर का मूल निवासी हूँ और मैं बैंगलोर विश्वविद्यालय का यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज से लॉ डिग्री का स्नातक हूँ। मेरा पहला प्रथम पसंद भारतीय पुलिस सेवा था। इसके मुख्य कारण मेरा पिताजी थे। उन्होंने कर्नाटक राज्य के पुलिस में 37 साल का सेवा किया है। ये मेरे बहुत गर्व के बात है। तो मैंने भी उनके तरह भारतीय पुलिस सेवा में मेरा सेवा करने के लिए मैं इस सेवा का चुना हूँ। जय हिंद श्रीमान। रोहन जी, आप बंगलुरु के हैं, हिंदी भी काफी सीख ली हैं और एक लॉ ग्रेजुएट भी हैं। आपने पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस को भी अध्ययन किया है। इस ज्ञान का आप आज की पुलिस व्यवस्था में क्या रोल देखते हैं? श्रीमान, मैं जब ट्रेनिंग में ज्वाइन किया था उस टाइम पे ही मैं हिंदी सीखा है, तो मैं इसके लिए बहुत ट्रेनिंग के लिए आभारी हूँ। और मैं पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल सीखते वक्त मैं दुनिया अभी बहुत छोटे लग रहा है ग्लोबलाइजेशन के द्वारा, तो इसलिए हम हर तरह पुलिस एजेंसीज और दूसरे राज्यों के साथ भी इंटरपोल के द्वारा काम करने का मौका मिलेगा। तो हमारा क्राइम डिटेक्शन और इन्वेस्टिगेशन अभी साइबर क्राइम्स के द्वारा क्राइम्स सिर्फ इंडिया को ही लोकलाइज नहीं है बट इंटरनेशनल भी है। तो इस नॉलेज से रिलेशंस रखना और अन्य क्राइम्स को सॉल्व करना, इंटरनेशनल क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, नक्सलिज्म और ड्रग्स का मामले में सॉल्व करना उपयोग होता है। श्रीमान, हम अक्सर पुलिस एकेडमी में मुश्किल फिजिकल ट्रेनिंग के बारे में सुना करते हैं। आपको जो ट्रेनिंग मिली, आपको क्या लगता है? क्योंकि आपने अपने पिताजी को देखा है, जिंदगी पूरी आपकी ये पुलिस बेड़े के बीच में ही बीती है, लेकिन आप स्वयं खुद इस ट्रेनिंग में आए, तो आपको क्या फील हो रहा है? मन में एक संतोष हो रहा है? आपके पिताजी ने जो आपसे अपेक्षाएं की होगी उसको पूरा करने के लिए क्षमताएं आपकी दिखती होगी, और आप पिताजी कंपैरिजन करते होंगे कि उनके जमाने में ट्रेनिंग कैसी होती थी, आपके जमाने में कैसी होती है, तो आपके दोनों के बीच में थोड़ी भिड़ंत भी होती होगी।
सर मेरे पिताजी मेरा रोल मॉडल भी है और उन्होंने कर्नाटक पुलिस में सब इंस्पेक्टर के रूप में ज्वाइन किया थे और 37 साल के बाद वो एसपी के रैंक में रिटायर भी हो चुका है सर। तो जब मैं एकेडमी पहुंचा था उन्होंने बोला था कि पुलिस ट्रेनिंग बहुत कठिन होता है और बहुत मेहनत करना पड़ेगा। तो मैं आते अंदर एक माइकल एंजेलो का एक वाक्य लिखा है सर। उसमें बोला है हम सबके अंदर एक स्टैचू ऑलरेडी है, एक शिल्प है। हम एकेडमी के द्वार उस शिल्प को एक स्टोन से निकालना पड़ता है। ऐसे ही हमारा निर्देशक सर और हमारा सब फैकल्टी हमको ट्रेन करके हमारा बेहतरीन शिल्प बनाया है। तो हम इस शिल्प लेके हमारा देश को सेवा करेंगे सर। अच्छा, इस ट्रेनिंग को और बेहतर करने के लिए क्या करना चाहिए? कोई सुझाव है मन में? सर अभी ऑलरेडी बहुत बेहतर है। मैं पहले सुना है कि बहुत कठिन था। अब हमारा नया निर्देशक आने के बाद और सब चेंजेस हो चुका है और हमारे सोच रखकर ही ट्रेनिंग कर रहा है और हमको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ इस ट्रेनिंग से। रोहन जी, मुझे बताया गया है कि आप अच्छे स्विमर हैं और आपने एकेडमी के पुराने सारे रिकॉर्ड भी तोड़ दिए हैं। जाहिर है आप आजकल ओलंपिक्स में भारत के खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन को भी बराबर फॉलो कर रहे होंगे। आने वाले समय में तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे आप, जहां वो आईपीएस ट्रेनी जो आईपीएस ऑफिसर्स हैं उन्हें मार्गदर्शन कर रहे थे, उनका प्रोत्साहन कर रहे थे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आर्या न्यूज़।